हेलो सभी को नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स आई एम हियर टुडे टू टेक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इज सर्कल फॉर क्लास 9th। क्लास में तो बच्चे ऐसे बोलते थे सर सर्कल आज नहीं सर सर्कल कल करेंगे बट अब वो दिन आ गया। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द circle in different concept in different aspects. Okay, so let's we start. Here we go. Circles and its related terms एक रिव्यू देना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि क्लास 6 में एक कंपास लेके और एक सर्कल ड्रॉ करना और फिर उसके पार्ट्स बताना, दैट्स डिफरेंट थिंग। बट इन द पर्टिकुलर क्लास 9th एनसीईआरटी ने सर्कल को एक बहुत वाइड रेंज में कवर किया है, बहुत वाइड रेंज में। और NCERT writing a remark here, note that the line segment joining the center and any point on the circle is also called a radius of the circle, part of the circle. That is, radius is used in two sense, in the sense of a line segment and also in the sense of its length. But pure geometric definition of circle is the collection of all the points. One second. Collection of all the points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point. So the first important point is fixed distance and second point is fixed point. In the plane is called circle. So इसको इस तरह देखिए, this is the fixed point, see the right side, red point, and from this fixed point we have fixed distance, this one, this, correct? So this is the radius of circle and this fixed point is the center of the circle. Very common. आप बोलेंगे सर इसमें कौन सी नई बात है, ये तो हम पहले से जानते थे। सो चलो कोई बात नहीं, लेट्स टेक ए रिव्यू। फर्स्ट टर्म है कॉर्ड। व्हाट इज कॉर्ड? एवरीबॉडी नोज? यस। देखिए फर्स्ट फिगर में देखिए, पी क्यू, दिस लाइन, व्हेन यू ड्रॉ इन द सर्कल देन इट विल बी ए कॉर्ड। अगर हम और भी ड्रॉ करते चले जाएं तो और बिग कॉर्ड आएगी, और बिग कॉर्ड। एक कॉर्ड ऐसी होगी जो कहाँ से पास करेगी? सेंटर से पास करेगी। तो सो मैनी टाइम्स टीचर से दैट द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स डायमीटर, राइट? तो ये क्या बन जाता है? डायमीटर। सो ये डायमीटर आ गया आपका। एंड द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स वाला जो डेफिनेशन मैंने सर्कल का डिस्कस किया था, कहाँ से? फ्रॉम फिक्स डिस्टेंस एंड फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। सो ये देखिए, फिर उसी पॉइंट पर जाइए, दिस डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपास up to same point, same origin point, this is called circumference. What is this? Circumference. इसको देखिए, इसकी भी ये क्या है? Circumference. इस सर्कल की भी ये क्या है? Circumference. A path. Correct? So now come to the next term is सेमी सर्कल। इधर से ले लो, नहीं कंटिन्यू करिए। माइनर आर्क, माइनर आर्क, मेजर आर्क, टू टर्म्स आर देयर। ध्यान से देखिएगा। यू हैव फ्रॉम पी टू क्यू, दिस आर्क इज कॉल्ड माइनर आर्क, जिसको हम लोग अभी कुछ समय पहले तक ऐसे लिखते थे, मेजरमेंट ऑफ आर्क पी क्यू। ये देखिए ऐसे बनाया और इसके ऊपर एक हल्का सा कर्व बनाते थे। सो मेजरमेंट ऑफ आर्क, एम फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ आर्क पी क्यू। तो ये पी क्यू हो जाएगा। अब नेक्स्ट है जो मेजर के बाद, माइनर के बाद जो मेजर आर्क होगा, ये मेजर, ये माइनर हो गया छोटा वाला, और मेजर हो गया ये इतना बड़ा, यहाँ से यहाँ तक ये वाला इतना बड़ा, ये मेजर आर्क हो गया। माइनर सेगमेंट, इस कॉर्ड से जो ये एरिया, जो ये पार्ट है, जो ये पार्ट है, जो ये पार्ट है, सपोज एक चपाती है, चपाती का इतना सा पार्ट अगर आप कट करके किसी काऊ को या डॉगी को खिला दें, ये माइनर सेगमेंट है। जो रिमेनिंग आपके हैंड में रह जाएगा, इट इज अ मेजर सेगमेंट हो जाएगा। करेक्ट? इसके बाद आते हैं सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल देखिए,
जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होती है फ्रॉम ए टू बी, दिस इज कॉल्ड डायमीटर. वाई इट इज डायमीटर? बिकॉज इट पासिस थ्रू द सेंटर. करेक्ट. तो जो अपर और जो ये लोअर पार्ट होगा, दिस इज कॉल्ड सेमी सर्कल. करेक्ट. ये पूरा पार्ट हमारा ये क्या कहलाएगा? सेमी सर्कल. तो एक डायमीटर क्या करता है? ए सिंगल सर्कल को 2 सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर देता है. ठीक है. तो आपका माइनर सेगमेंट भी हो गया, मेजर सेगमेंट भी हो गया, सेमी सर्कल भी हो गया, डायमीटर भी हो गया, एंड कॉर्ड भी हो गया, सर्कमफियरेंस. नाउ ए सर्कल, इफ यू आर डूइंग an activity inside the circle, means you are in interior part of the circle. If you are doing the any activity outside of the circle, that is called the exterior part of the circle. So circles and its related terms, a review में इतनी चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी है. Then we entered in the chapter circle in the class 9th. Come to the point. Exercise 10.1 directly. Every student can do it, no problem. अगर 6 to 6, 7th और 8th में भी बच्चे ने ठीक से अगर सर्कल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, तो आई एम 100% श्योर कि वो स्टूडेंट ज़रूर इस एक्सरसाइज को पूरा कर लेगा. लेट्स सी सम लुक. सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स. द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द सर्कल. सेंटर कहाँ होगा? एक्सटीरियर, इंटीरियर? जस्ट 1 सेकेंड आंसर होगा. वेरी गुड. सेंटर ऑफ सर्कल लाइज इन इंटीरियर, है ना. चलिए बाकी आप ये कर लेंगे, ये भी एक्सटीरियर इंटीरियर पर है. वेरी गुड. द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज ए. व्हाट इज दिस? बताइए. यहाँ तो कोई ऑप्शन भी नहीं दिया है. अरे मैंने अभी तो बताया था, डायमीटर ऑफ द सर्कल. क्या होगा ये? डायामीटर ऑफ द सर्कल होगा. राइट. सो ऐसे फिल इन दी ब्लैंक्स आप जरूर कर लें प्लीज़. एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, और ये बात ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी के पीछे जो आंसर शीट में लिखा हुआ है, कोई डायरेक्ट फिल इन दी ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स पीछे देख के नहीं करेगा. सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट को अच्छे से रीड करिए, टीचर को ठीक से लिसन करिए, देन यू अटेम्प्ट द एक्सरसाइज 10.1. आई एम 100% श्योर आप सबको बन जाएगा ये वाला. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट, ट्रू एंड फॉल्स. गिव रीजन फॉर योर आंसर. आपको रीजन भी लिखना होता है. ऐसा नहीं कि आपने ट्रू है तो टी लिख दिया, फॉल्स है तो एफ लिख दिया. नहीं, रीजन भी. देखिए जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं. लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल. इट इज ट्रू और इट इज फॉल्स. इफ इट इज ट्रू, राइट्स रीजन इन सिंगल लाइन. इफ इट इज फॉल्स, प्लीज राइट द रीजन. अंडरस्टैंड? A circle has only finite number of equal chords. कौन कहता है? एक सर्कल में कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स होता है, तो ऑल पॉइंट्स कितने पॉइंट्स होंगे सर्कल के सर्कमफियरेंस पर? इनफाइनाइट पॉइंट हो जाएंगे. इनफाइनाइट पॉइंट हो जाएंगे तो पॉइंट टू पॉइंट जब ज्वाइन करेंगे तो सर्कल हैज फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स होगी कि इनफाइनाइट होगी? लेट्स थिंक. अंडरस्टैंड? क्योंकि बच्चे को इस समय ताज़ा और गर्म तुरंत आंसर चाहिए. नहीं, पहले सोचो. क्या आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में या किसी टीचर ने आपसे डिस्कशन के टाइम पर ये इनफाइनाइट और फाइनाइट का बताया था? हाउ मेनी पॉइंट्स ऑन ए सर्कमफियरेंस यू हैव? इनफाइनाइट. सो लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. यू डू इट ट्रू एंड फॉल्स. ओके. इसलिए क्योंकि अब बच्चों की हैबिट ऐसी बनती चली जा रही है कि सब कुछ उनके हाथ में. अब तो फ़ोन दे दिया पेरेंट्स ने, उंगली मारी, नहीं मिला तो गूगल पे सर्च कर लिया. यही हैबिट हमें बदलना है बच्चों की. उनको ऐसी चीज़ें रखिए, दे आर एबल टू थिंक. उनमें एक थिंकिंग स्किल डेवलप हो जाए. उन्हें अपने आप आंसर सर्च करने का मतलब गूगल नहीं, ब्रेन में सर्च करना है. क्या आपने रीड किया कि नहीं किया? क्या आपने किसी से डिस्कस किया कि नहीं किया? ओके. जैसे एक और लास्ट वाला एक मैं ले लेता हूँ. ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर. बताइए ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने अभी डिस्कस किया था कि नहीं? थिंक अबाउट इट. सो दीज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, एवरी स्टूडेंट शुड अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चन. व्हाई? क्योंकि ये पता लगाने के लिए कि क्या उस बच्चे को सर्कल्स के बारे में बेसिक नॉलेज है कि नहीं है. अंडरस्टैंड? गुड. चलिए अब ये तो था क्लास 8
का एक 6th 7th का या 6 का एक रिव्यू था कि बच्चों को इसके बारे में नॉलेज है या नहीं है। लेट्स टेक नेक्स्ट पार्ट। क्लास 9th अब यहाँ से शुरू होता है। क्लास 9th यहाँ से एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट ए पॉइंट। देखिए मैंने आपको एक यहाँ एक छोटा सा ये पॉइंट दिया है, करेक्ट, पॉइंट आर। इस पॉइंट आर से अगर मैं कहूँ कि एक सर्कल का ये आर्क है और इस पर ये एक कॉर्ड है, तो बताइए ये कॉर्ड इस साइड में तो कोई एंगल बनाएगी नहीं, कहाँ बनाएगी, यहाँ बनाएगी। अगर ये क्या है आपका सेंटर है, तो जो आपकी कॉर्ड है पी क्यू, करेक्ट, एंगल सबटेंड एट द सेंटर। ये बात दिमाग में रखिएगा, बहुत काम आएगी इस चैप्टर के अंदर, राइट। एवरी कॉर्ड सबटेंड्स एंगल एट सेंटर। सो कम टू द पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटी सी थ्योरम है जो हर बच्चे को बन जाती है। इसमें गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन जैसा आप अपने आप बना लोगे, आई एम 100% श्योर। जरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। So what is given in this case? Circle is given in this case. And what is given in this case? Equal chords. See in the figure, this is the circle. Equal chords AB and CD. ये देखिए AB and CD are two equal chords. ये given हो रहा है आपके पास में, तो आप given में लिख सकते हैं equal chords AB and CD of a circle. Center O हो गया. So what you want to prove that? वो कहता है इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो सेंटर पे कौन कौन से एंगल बने, एक बना ए ओ बी और दूसरा हो जाएगा सी ओ डी। ये देखिए, दिस इज योर टू प्रूव, करेक्ट। प्रूफ यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको सेंटर पर बनने वाले एंगल इक्वल प्रूव करने हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट नाउ। यू टेक द ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। वाई ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। सिंपल है, ये ओ ए हमारा ओ सी के इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियाई ऑफ द सर्कल्स हैं कि नहीं है, करेक्ट। वाई ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, दैट इज ऑल्सो रेडियाई ऑफ द सर्कल, राइट। लास्ट, वाई ए बी इज इक्वल टू सी डी। ओ सर ये तो गिवन में दिया हुआ है ना, सर आप क्या बता रहे हैं, ये तो गिवन में दिया हुआ है। ये देखिए ए बी इज इक्वल टू सी डी। So if all three corresponding sides are equal, therefore triangle AOB congruent to the triangle COD by SSS congruency rule। हुआ कि नहीं? So if two triangles are congruent, their corresponding parts are equal। तो sides तो सारी equal है, corresponding में बचेगा कौन, corresponding में बचेगा angle। ये देखिए मिडिल का एंगल O, तो इसका भी मिडिल का O। सो डायरेक्ट लिख दो, खाली ट्राइंगल हटा के यहाँ लिख दो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। अच्छा रहा जो यहाँ NCERT वालों ने Y नहीं लिखा, मैं तो लिखूंगा बाई CPCT। लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, बड़ी चालाकी से पूरा लिख दिया है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। बच्चे कहाँ इतना लिखते हैं पूरा, बच्चे CPCT में खुश हो जाते हैं, ओके। नहीं, लेकिन यहाँ क्लियर भी किया हुआ है NCERT ने कि फॉर कन्वीनियंस of abbreviation of CPCT will be used in place of corresponding parts of the congruent triangles, because we use this very frequently, as you will see। immediate use करना होता है। कौन लिखेगा corresponding parts of congruent triangle? सारे बच्चों को हैबिट चली आ रही है, 7th में कॉन्ग्रेंसी था, है ना, तो सब CPCT लिखना जान गए हैं। और 9th में तो बच्चे वैसे भी बहुत स्मार्ट हो जाते हैं, अब तो और भी ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं क्योंकि अब तो फ़ोन भी हाथ में आ गया है, विद डाटा भी आ गया है। चलिए, तो ज्योमेट्री पढ़ने की एक कंडीशन मेरी होती थी, एक शर्त होती थी जो मैं हर बच्चों से चाहता था कि वो जरूर उसको फॉलो करे। शर्त ये होती थी, इफ वी प्रूव्ड ए थ्योरम देन इमीडिएट यू थिंक अबाउट द रिवर्स। इसमें क्या था, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो अब रिवर्स सोचिए, इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। ये देखिए मैंने ये थ्योरम यहाँ पर रख दी है, प्रूव करने को भी कह सकता है। तो बहुत सिंपल और कॉमन फिगर मैंने आपको बना के दिया हुआ है, राइट, यू कैन प्रूव इट। इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। जब मैंने आपको समझाया था कि आपका जो एंगल सबटेंडेड बाई ए कॉर्ड है, तो देखिए एक इधर भी देख लो, कॉर्ड अगर PQ है तो ये एंगल सेंटर पे ये सबटेंड करेगी कि नहीं। अगर ये कॉर्ड है तो देखो, ये देखिए, अगर ये आपकी कॉर्ड ले ली जाए
तो फिर आप इसको ज्वाइन करिए, ये सेंटर पर एंगल पीओएस बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? सो मैनी। अब सबटेंड वर्ड्स आपको अभी पता चला है 9th क्लास में। सबटेंड्स का पॉइंट पूरा सेंटर पे फोकस कर दीजिएगा। ये कहिए कि जो कॉर्ड है उसके सामने वाला जो सेंटर पे एंगल बनेगा, दैट इज द सबटेंडेड एंगल बाय ए कॉर्ड। अंडरस्टैंड? करेक्ट। जैसे आप अभी थ्योरम प्रूव किए ना, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। देखिए इक्वल कॉर्ड ए बी के सामने ये एंगल सबटेंड किया किसने? इस कॉर्ड ने। कहाँ? सेंटर पर। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। सो इस थ्योरम का जो कन्वर्स है वो देखिए वो नीचे लिखा हुआ है। इसको प्रूव करने की ज़रूरत अगर आपको पड़े तो आप ये काम करिएगा कि ये एंगल आपका इसके इक्वल गिवन है, सर्कल में है, तो आपके ये आपके जो रेडियाई हैं वो इक्वल हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग केस में। सी पी सी टी ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। सी पी सी टी से आपका जो ए बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? सी डी के इक्वल हो जाएगा। बहुत सिंपल है। इसमें क्या इक्वल दिया हुआ था? कॉर्ड इक्वल थी तो एंगल सेंटर पे इक्वल प्रूव किया था। इसमें क्या किया? सबटेंडेड एंगल इक्वल दिया हुआ है तो आपको कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल प्रूव करनी है। कॉमन? बिल्कुल ठीक। वेरी गुड। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत अच्छी थ्योरम है। परपेंडिकुलर अगर किसी एक लाइन पर ड्रॉ किया जाए तो मोस्टली हमारे बच्चों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है ना। अभी हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड। एक सर्कल देखिए, ये दिख रहा है आपका सर्कल नंबर दिस फर्स्ट वाला, सेंटर। ये आपकी कॉर्ड हो गई। इस सेंटर से आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला। अगर ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है तो ये परपेंडिकुलर इस कॉर्ड पर क्या चेंज लाता है ये आपको पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर। फर्स्ट थ्योरम है इसकी, थ्योरम 10.3, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये देखिए उसने ये कहा कि इफ ए परपेंडिकुलर ड्रॉन टू ए कॉर्ड थ्रू ए सेंटर then it will bisect the chord, I mean AM is equal to BM। ये देखिए गिवन में क्या आ जाएगा? सर्कल। हाँ एक बात और बताना भूल गए, अगर गिवन लिखना पड़े और कोई पूछे सर्कल लिख दो तो आप सर्कल CIR CL ही लिख सकते हो, लेकिन सर्कल के लिए सबसे अच्छी डेफिनेशन ये बताई गई है, सर्कल इज ए सेट ऑफ सेंटर एंड O इट्स रेडियस। अगर किसी बच्चे ने सर्कल नहीं लिखा और लिख दिया COR, बेस्ट माना जाएगा कि उस बच्चे को थोड़ा थोड़ा नॉलेज आने लगा है। सर्कल को क्या लिख सकते हैं? COR। व्हाट इज द मिनिमम वर्ड डेफिनेशन ऑफ अबाउट सर्कल? सर्कल इज ए सेट ऑफ सेंटर एंड इट्स रेडियस। अभी लर्न कर लो, इमीडिएट याद कर लो, अभी फिर से सुन लो एक बार। सर्कल इज ए सेट ऑफ सेट के किसको कहते हैं? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, 11th में डिटेल पढ़ोगे, इसलिए इसको ऑर्डर में रखा गया है। फर्स्ट कम सेंटर। जब सर्कल ड्रॉ करोगे तो डॉट रखोगे, दैट इज द सेंटर। फिर आप फिक्स डिस्टेंस लोगे, डेफिनेशन पढ़ी ना, फिक्स डिस्टेंस लेकर के जब कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स करोगे रोटेट करते 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 तो क्या बन जाएगा? सर्कल। सर्कल कैसे बना? COR से बना। ठीक है ना। सो आपको ये प्रूव करना है इसमें कि AM इज इक्वल टू BM। अंडरस्टैंड? तो इसको सिंपल इसी में प्रूव कर दीजिए। ये देखिए मैं यहीं बता देता हूँ, उस थ्योरम पे बाद में जाता हूँ, ध्यान से देखना। OA इज इक्वल टू OB हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? इस पर आपने क्या ड्रॉ किया था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया था ना। OM दोनों में कॉमन हो जाएगा, बाई RHS कॉन्ग्रेंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो AM इज इक्वल टू BM हो जाएगा। अब ये थ्योरम क्या कहती है? परपेंडिकुलर, हाँ ये तो आपका कंप्लीट हो गया, बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसका रिवर्स है। ये तो मैंने आपको यहाँ समझा दिया, ये बिल्कुल छोटा सा है। करेक्ट। कौन सी कॉन्ग्रेंसी बताई मैंने अभी इसमें? RHS भी कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, RHS से भी प्रूव्ड हो जाएगा। बट इसका जो रिवर्स है वो क्या कहता है? ध्यान से पढ़िएगा। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अब आपको यहाँ परपेंडिकुलर गिवन था और यहाँ आपको इसे परपेंडिकुलर प्रूव करना है। ये देखिए
लेकिन गिवन में क्या दे दिया हुआ है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड, ये दिया हुआ है ए एम इज इक्वल टू बी एम। फिर इसको हम क्वेश्चन में भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा ये तो बड़ी कॉमन सी बात हो गई। बताओ ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा इन दोनों ट्राइंगल्स में, क्यों होगा? ये देखो एनसीईआरटी लिख रही है वाई, बोलो रेडियाई। क्या लिखेंगे? रेडियस नहीं, रेडियाई, क्योंकि एक रेडियस ये है और एक ये है। फिर ओ एम और ओ एम दोनों में क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। फिर ए एम और बी एम दोनों में क्या हो जाएगा? गिवन में आ जाएगा, ये कॉमन हो गया। अच्छा बताओ ट्राइंगल ओ ए एम और ओ बी एम दोनों कॉन्ग्रेंट कैसे हुए भाई? क्योंकि सर ये तो एस 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 कॉन्ग्रेंसी रूल हो गया कि नहीं हो गया? अगर एस एस कॉन्ग्रेंसी से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। और 1 + 2 करेंगे तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? लीनियर पेयर से 180 हो जाएगा। और फिर जब 1 2 के इक्वल है तो ट्वाइस एंगल 1 या ट्वाइस एंगल 2, या फिर इनकी बात मानो ओ एम ए और ओ एम बी का प्लस करेंगे तो दोनों का सम कितना होगा? 180 हो जाएगा। और ट्वाइस ओ एम बी कर देंगे तो कितना? 180 डिवाइडेड बाई 2 90 आ जाएगा। अब उन्होंने पूछा है वाई, वाई में आप बता दीजिए इन दोनों का प्लस करते हुए लीनियर पेयर वाले कॉन्सेप्ट से। तो बच्चों दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इस वाले फिगर को ध्यान से देखिए आप, इस वाले, ठीक है ना, बाइसेक्ट द कॉर्ड बाई आरएचएस कॉन्ग्रेंसी से किया मैंने। और इस वाले फिगर में क्या दिया हुआ है? अगर परपेंडिकुलर, अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड, कोई भी लाइन सेंटर से आने वाली इस कॉर्ड को अगर बाइसेक्ट कर रही है तो वो लाइन कैसी होगी? इस पे परपेंडिकुलर होगी, यानी कि ओ एम परपेंडिकुलर टू द ए बी होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ज्योमेट्री पढ़ते समय बस इतना ही ध्यान रखना है, एक थ्योरम प्रूफ करिए तो उसका कन्वर्स जरूर सोच लीजिए, और ऐसा करने वाला स्टूडेंट रियल में ज्योमेट्री में इंटरेस्ट शो कर रहा है। अगला पॉइंट लेते हैं, ये देखिए, ये इस साल के लिए इस सिलेबस से डिलीटेड कर दिया गया है। तो मैंने जब भी कोई ऐसा वीडियो तैयार किया है तो उस चैप्टर में ही मैंने वहाँ रिमार्क दे दिया डिलीटेड फ्रॉम सिलेबस, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ टर्म बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है, एक थ्योरम दी गई है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। देखो बेटा, इसको अच्छी तरह से समझ लो। ये देखिए, टेक 3 पॉइंट्स P Q R. If you join P R Q R, correct? Get my point? And draw the perpendicular bisector of P R. ये देखिए यहाँ से जा रही है डॉट लाइन, ये देखिए जा रही है। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर। ये देखो दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। नाउ यू में ज्वाइन, चाहे ओ पी को ज्वाइन कर दो, चाहे ओ आर को ज्वाइन कर दो, चाहे ओ क्यू को ज्वाइन कर दो, जैसे ही ज्वाइन करो टेकिंग दिस साइड एज ए रेडियस। अगर रेडियस लेकर के कंपास का पिन पॉइंट यहाँ रखो, पेंसिल पॉइंट यहाँ रख के, और कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स यानी ड्रॉ कर दो, तो ड्रॉ करने पर आपको क्या मिल जाएगा? सर्कल मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है थ्योरम का? ये कह रहा है देयर इज वन एंड ओनली वन पॉइंट, देयर इज वन एंड ओनली वन पॉइंट पासिंग थ्रू, देखो गिवन पॉइंट थ्रू 3 गिवन पॉइंट, और वो भी कैसे हैं? नॉन कॉलिनियर। ऐसा नहीं कि आप एक लाइन पर तीनों पॉइंट यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करो, बोले सर्कल, ऐसा सर्कल सर ड्रॉ करके बताइए जो इन तीनों पॉइंट से पास हो जाए। कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे, सर्कल तीनों से पास नहीं होगा। कब पास होगा? जब तीनों पॉइंट्स नॉन कॉलिनियर हो। बात समझ गए ना? अच्छा, इस पर और भी कई इंटरेस्टिंग चीजें बन के आती हैं, मैं बताता हूं आपको। यह है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। ये पोर्शन पूरा डिलीटेड है, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये फ्यूचर में कभी भी आपके काम आ सकता है। जैसे देखिए थ्योरम 10.6, ध्यान से देखिएगा, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मैं बताता हूं आपको, किसी भी सर्कल में, ये देखिए किसी भी सर्कल में कितनी भी इक्वल कॉर्ड ड्रॉ कर दो, ये देखो ये कॉर्ड इसके इक्वल है, सपोज ये कॉर्ड इसके इक्वल है, लेकिन इसकी जो डिस्टेंस होगी सेंटर से, डिस्टेंस हमेशा ये देखी जाती है परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ये देखो
ये डिस्टेंस पर, ये सारी डिस्टेंस कॉर्ड इक्वल है तो ये कॉर्ड अगर इक्वल है तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर से। कैसी होगी, इक्वी डिस्टेंट। ये वर्ड याद रखिएगा 9th क्लास से, और एक सेंटेंस माइंड में याद कर लो अच्छी तरह से, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इसका रिवर्स सोचो, कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल ऑफ लेंथ। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। और एनसीईआरटी को ध्यान से देखिएगा, जब इन्होंने इस फिगर का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वेरी इंटरेस्टिंग, अंडरस्टैंड कैसे होगा ये परपेंडिकुलर। देखो, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। देखिए, अगर कोई आपका पॉइंट P यहाँ है और L5 यहाँ है, तो बताओ इसकी लेंथ ज़्यादा होगी कि नहीं, इसकी लेंथ इससे कम होगी कि नहीं, इसकी इससे। अब इसकी लेंथ और कम, लेकिन इस पर जो मिनिमम डिस्टेंस होगी पॉइंट P की इस लाइन AB से, वो मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी, PM होगी। PM होगी तो यही PM हमारा परपेंडिकुलर होगा। कब, जब हमारा ये सर्कल होगा और P हमारा सेंटर होगा। यू रिमेंबर दिस वन, और इसको डिटेल से देखिएगा एनसीईआरटी में, बड़ा मज़ेदार है, लेकिन ये सिलेबस से इस साल हटा दिया गया है। आगे ये एक्सरसाइज बहुत इंटरेस्टिंग है माय डियर स्टूडेंट्स। प्लीज़, अगर वाकई में आपको अपने आप के अंदर ये टेस्ट करना है कि हमें ज्योमेट्री थोड़ी बहुत बनती है कि नहीं बनती है, अब इसके लिए तो मुझे एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। और ख़ास तौर से एक क्वेश्चन नंबर आपका मैं बता देता हूँ, 1, 5 और 6 के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं और डिफरेंट टाइप के सोर्स ढूंढते हैं। कभी रिफ्रेशर में देखते हैं, कभी की में देखते हैं, कभी नेट पे देखते हैं, और तो कभी यूट्यूब पे देखना शुरू करते हैं। बट इसके जो वर्जन्स हैं क्वेश्चन नंबर 1, 5, 6 के, ट्राई करिएगा ज़रूर, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास अभी कॉन्सेप्ट डिस्कशन के लिए टाइम है, अभी इन प्रॉब्लम्स के लिए इतना टाइम है कि मैं आपको हिंट कर दिया। प्लीज़ अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1, 5, 6, बिल्कुल डोंट लेफ्ट, छोड़ना ही नहीं है इनको एकदम, भले ही आपके एग्जाम में आए चाहे ना आए, बट यू हैव टू लर्न, यू हैव टू थिंक, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा आपको ये 3 क्वेश्चन सिखा जाएंगे कि मैं क्यों इनको इतना टाइम दे रहा हूँ 1-2 मिनट, क्योंकि ये चीज़ें 9th क्लास में बच्चे को सीखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो चलिए, बाकी मैं इनके लिए अलग से आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा इस चैप्टर के क्वेश्चंस जब लूँगा, डोंट वरी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टर्म है इक्वल एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। अभी क्या चल रहा था, एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड, अब एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। इधर देख, इधर रख लेते हैं फोटो, नो प्रॉब्लम। इफ 2 कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, देखिए एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये है, देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रेंट। ये देखिए बेटा, आर्क AB एंड आर्क BC आर कॉन्ग्रेंट, 100% कॉन्ग्रेंट है। मैं बताता हूँ, इतनी बड़ी चपाती या रोटी है, उसमें उसको आप यहाँ से काट दीजिए AB से, और इसको CD से काट दीजिए, और दोनों को मिला के देखिए, बिल्कुल कंप्लीट ओवरलैप कर, कंप्लीट कवर करेंगी दोनों पार्ट्स, तो कॉन्ग्रेंट बोल दिया उसने। आर्क्स भी कॉन्ग्रेंट होती हैं, क्वाइन भी कॉन्ग्रेंट, मतलब सर्कल भी कॉन्ग्रेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि चैप्टर में ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट था तो आप ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंसी समझते रहो। बात समझ गए ना, यहाँ पर लाइन भी कॉन्ग्रेंट हो सकती है, सर्कल भी कॉन्ग्रेंट होंगे। ओके, तो आर्क भी कॉन्ग्रेंट हो जाएगी, सेक्टर भी कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं। एंड कन्वर्सली, अब इसका उल्टा बोलिए, इफ 2 आर्क्स आर कॉन्ग्रेंट, अगर ये दोनों आर्क कॉन्ग्रेंट हो गई, देन देयर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। वो तो होना ही होना है भाई, जब इसको आप यहाँ से कट करके पूरा पार्ट इस पे रख दोगे तो AB आपका CD के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में, 100% आएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, also the angle subtended by an arc at the center is defined to be angle subtended by the corresponding chord at the center, in the sense that the minor arc subtends the angle and major arc subtends the reflex angle. माइनर आर्क क्या सबटेंड करेगा, ध्यान देना इस बात पे। माइनर आर्क, देखो देखो देखो, माइनर आर्क सबटेंड्स द एंगल। अब देखिए, ये जैसे है यहाँ पे, ये माइनर आर्क हो गया छोटा सा इस फिगर में, तो ये एंगल सेंटर पे सबटेंड करेगा। लेकिन मेजर आर्क, ये देखो, मेजर आर्क सबटेंड द विच एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो मेजर आर्क तो ये वाला हो गया बच्चा, इतना बड़ा, ये तो ये एंगल अगर कोई पूछे व्हाट इज दिस,
बोल देना इट इज द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ मेजर आर्क। करेक्ट, बहुत अच्छा पॉइंट है। द एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क, ध्यान से देखो, माइनर आर्क पी क्यू एट ओ इज एंगल पी ओ क्यू, ये देखिए मैंने बता दिया आपको। एंड एंगल सबटेंडेड बाय द मेजर आर्क पी क्यू एट ओ इज रिफ्लेक्स एंगल ऑफ पी क्यू। ये देखिए रिफ्लेक्स एंगल, यहां पर इन्होंने क्या किया, ऐसे नहीं लिखा एंगल एंगल, सीधा लिख दिया वर्ड्स में रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू। अंडरस्टैंड? सो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और माइंड में रखिएगा कि कॉन्ग्रेंट आर्क्स, अब उसको ऐसे भी कह सकते हैं, कॉन्ग्रेंट आर्क नहीं अगर कहना है आपको तो कॉन्ग्रेंट आर्क के अलावा क्या, इक्वल आर्क्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, वो फर्स्ट पार्ट था। अब क्या कह रहा है, इक्वल आर्क्स और या इक्वल कॉन्ग्रेंट आर्क्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड भी इक्वल एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पे, इक्वल आर्क्स भी सबटेंड करेगी सेंटर पे इक्वल एंगल। अंडरस्टैंड? दोनों को बिल्कुल अलग मत समझिएगा। आर्क ऐसे होती है और कॉर्ड आपकी इस तरह जाती है, सर्कमफियरेंस टू सर्कमफियरेंस। इसलिए मैं बच्चों को एक सिंपल एग्जांपल हमेशा बताता हूँ इस डाउट को दूर करने के लिए। यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक सर्कल है, मैं फिर बोलता हूँ बेटा ये एक क्या है, आपका डायमीटर है, बताइए बेटा ये एंगल कितना है 180। अरे तो ये आर्क हो गई कि नहीं, आर्क ने कितना एंगल सबटेंड किया 180, तो ये आर्क भी क्या हो जाएगी 180। अंडरस्टैंड? तो जब आर्क इक्वल होती हैं, कॉन्ग्रेंट आर्क होती हैं तो इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं सेंटर पे, और जब कॉर्ड इक्वल होती हैं तो भी इक्वल एंगल सेंटर पे सबटेंड करती हैं। कीप इन योर माइंड प्लीज। ये एक ऐसी थ्योरम है जो 9th क्लास के बच्चे को अक्सर हिट करती है और हर एग्जाम में आती है बहुत डिटेल में। मैं इसको बोलता हूँ ये गांधी जी के 3 बंदर हैं, एक ने मुंह बंद किया है, एक ने आंखें बंद की है और एक ने कान बंद किया है। ऐसा कुछ नहीं है, बट इसको 3 बंदर इसलिए कहता हूँ मैं क्योंकि इसमें तीन फिगर ड्रॉ करने होते हैं। किस तरह से करने होते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। बट एक बात और सुनिएगा प्लीज़, इस थ्योरम को मेरी तरह लर्न कर लीजिएगा जैसे मैंने मिड पॉइंट थ्योरम आप सबको लर्न कराई थी। इसका स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, वो स्टेटमेंट अगर लर्न हो जाएगा तो ये मैं सिखा लूँगा आप लोगों को। इस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। प्लीज इसको जरूर लर्न कर लीजिएगा। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्यों, कैसे, क्यों लर्न करना है मैं अभी आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम लिखते हैं इस थ्योरम का गिवन। गिवन में क्या है, आर्क पी क्यू, फिगर में आ जाओ, दिस इज आर्क पी क्यू ऑफ ए सर्कल। सेंटर पर बनने वाला एंगल कौन सा है, पी ओ क्यू, ये देखिए ये है पी ओ क्यू, वेरी गुड। एंड पी ए क्यू एट ए पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट, थ्योरम में जैसे बोला है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये देखिए जब इस आर्क ने ये एंगल बना दिया यहाँ, तो बताइए रिमेनिंग पार्ट तो इतना बड़ा बचा हमारे पास, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट ले लिया आपने ए, तो एक एंगल ये भी बन गया जब आप ए पी और इसको ए क्यू को ज्वाइन करोगे, राइट। आपको प्रूव क्या करना है, वी नीड प्रूव दैट, टू प्रूव यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू, ये देखिए सेंटर पे सबटेंड करने वाला एंगल कैसा होता है, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो डबल होता है, डबल होता है, ये डबल होता है, डबल होता है, किसका डबल होता है, इसका डबल। यानी अगर ये x हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और अगर ये 30 है तो ये 60 है, ये 50 है तो ये 100 है। अंडरस्टैंड, ये 60 है तो ये 120 है। अब उल्टा चलो, अगर ये 200 आएगा तो ये आपका 100 हो जाएगा। ये भी तो दिमाग चलाना चाहिए ना, वेरी गुड। अब आप कहेंगे सर 3 बंदर आपने इसको क्यों बोला था, इसलिए बोला था कि जब प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये इमेजिन करेंगे, हो सकता है आर्क पी क्यू माइनर हो सकता है आर्क पी क्यू सेमी सर्कल हो, ये देखो सेमी सर्कल पे हो सकता है आर्क पी क्यू मेजर आर्क हो, इसीलिए 3 फिगर बनाने पड़े। आप समझ गए गांधी जी के 3 बंदर, समझ गए ना। ये देखिए प्रूफ यहाँ से स्टार्ट होता है, ये देखिए जैसे ही मैं लिखूंगा यहाँ पर, अगर प्रूफ स्टार्ट हो गया है
So now we have to consider three different cases in the given figure. Arc PQ is minor, number one. Arc PQ is a semicircle, number two. थर्ड है आपका आर्क पी क्यू इज मेजर, नंबर 3. देखो बच्चों कितनी सिंपल थ्योरम है ये वाली. सबसे पहले हम लिखेंगे, लेट अस बिगिन बाय ज्वाइनिंग द AO एंड एक्सटेंडिंग इट इनटू ए बी. ये देखिए पहले हम क्या करेंगे, ये लाइन, कैन आई चेंज माय कलर, व्हाट, नो, कैन आई चेंज, रहने दो, दैट्स ऑल, बाद में देखेंगे. हाँ, तो जैसे ही हम PQ AO और ये ज्वाइन करेंगे, मैं तो ये कहता हूँ लिख दें, ड्रॉ अ लाइन AB, ये देखो ये B बना लो इसको, पासिंग थ्रू, बस कुछ मत करना. अब ध्यान से देखना, ये दोनों ट्राइंगल जरा ध्यान से देखो, ये दोनों ट्राइंगल AOQ एंड ट्राइंगल AOP. प्लीज़ ध्यान से देखिएगा इसको, बहुत सिंपल है, बहुत कॉमन है, पर तीनों में काम आ जाएगी वो. पॉइंट ये कहता है कि इन दोनों ट्राइंगल में, ध्यान से देखना, ये एंगल आपका, ये साइड आपकी इसके इक्वल है कि नहीं है, बोलो बोलो, ये कॉमन है दोनों में कि नहीं है, करेक्ट. तो बताओ ये दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गए कि नहीं हुए. तो ये एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल कर दो यहाँ पे, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा. यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल 3, ये वाला, दैट इज इक्वल टू द एंगल 4 हो जाएगा, नो डाउट, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. नाउ प्लीज, अब पॉइंट आया आपका कि एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, 1 + 2 इज इक्वल टू दिस वन मीन्स POB एंड 3 + 4 इज इक्वल टू QOB. अंडरस्टैंड. ये देखिए, तो जब आप दोनों का सम करेंगे, क्योंकि 1 + 2 दोनों इक्वल हैं, 3 + और 4 दोनों इक्वल हैं, तो ये बनेगा. अब मैं 3 + 4 की जगह लिखता हूँ BOQ इज इक्वल टू ट्वाइस OAQ. ये देखो बेटा, BOQ इज इक्वल टू ट्वाइस OAQ. ये देखो, ट्वाइस एंगल 3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, ट्वाइस एंगल 1 इज इक्वल टू, ये एंगल आ जाएगा. ये देखिए, जब दोनों को ऐड करेंगे तो BOP और BOQ, ये देखो पूरा एंगल बन जाएगा ये वाला. तो इनको ऐड करेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे, और जब दोनों एंगल ये ऐड होंगे 1 और 3 ये वाले, तो कौन सा एंगल बन जाएगा आपका, PAQ बन जाएगा. तो अब आप देखो, दोनों के ज्वाइन करने पे एंगल मिल गया POQ, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल PAQ. रीड करिए स्टेटमेंट फिर से, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल. ये देखिए, डबल किसका डबल है, द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कौन सा एंगल बनेगा, बना था A, तो इसका जब डबल करेंगे तो सेंटर पर सबटेंड करने वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा. अब मैं आपको फेयर करके बता देता हूँ. यहाँ ये मेरे पास हो गया सपोज एंगल 1, ये हो गया 2, जैसा मैंने इसमें किया था, क्योंकि रेडिंग बहुत चल गई है. ये हो गया 3 और ये हो गया 4. अब मैं नंबरिंग से समझाऊंगा, जल्दी समझ में आ जाएगा. इसको ले लो 5, इसको ले लो 6, ध्यान से देखते जाना, 1 सेकेंड में हो जाएगा. तो बताओ 1 + 2 इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल से 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. और 1 2 दोनों इक्वल हैं, तो ट्वाइस एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 5 के आ जाएगा. सिमिलरली ट्वाइस एंगल 3 करेंगे तो वो 6 के इक्वल हो जाएगा. ट्वाइस एंगल 1 + 3 करेंगे तो आपका एंगल PAQ आएगा कि नहीं आएगा. देखो ट्वाइस एंगल PAQ यहाँ आया था. ऐसे ही सेकंड और थर्ड केस के लिए भी आपको करना है, इसमें भी सेम वही करना है. लेकिन जैसे ही आप प्रूव कर लेंगे कि ट्वाइस एंगल PAQ इज इक्वल टू, ये PAQ ट्वाइस करके दैट इज इक्वल टू दिस एंगल, इसलिए आगे चल के आपको सिखाएंगे एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल. ठीक है ना. लेकिन जब यहाँ पर वो स्टोरी आप रिपीट करेंगे, क्योंकि ये रेडियस हो जाएगी, अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो आपका 1 यहाँ आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ये हो जाएगा. लेकिन जब इस एंगल को POQ लिखेंगे तो यहाँ पर ये PAQ तो चल जाएगा, इसका POQ भी चल जाएगा, लेकिन इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, रिफ्लेक्स एंगल POQ दैट इज इक्वल टू द ट्वाइस एंगल PAQ.
अंडरस्टैंड। तो इस केस को तीन तरह से सॉल्व करना है, जब आर्क पी क्यू माइनर हो, जब आर्क पी क्यू इज सेमी सर्कल हो जाए, जब आर्क पी क्यू इज मेजर हो जाए। तो याद इससे रहता है बच्चों को कि तीनों फिगर बनाना है, क्योंकि सर ने बोला था कि गांधी जी के 3 बंदर याद रखिएगा। अंडरस्टैंड। एक बार फिर रिपीट करिए इस थ्योरम का स्टेटमेंट, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। करेक्ट। अब आपके क्लास में ये उसी थ्योरम का यूज करते हुए ये कहा गया कि बताइए एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, और ये भी बताया गया कि एंगल इन ए सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। वेरी गुड। देखो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। ये देखो इस आर्क को ले लो पहले, ये पी क्यू को ले लो, तो ये अगर एक्स है आपका, तो ये उस थ्योरम से जो अभी अभी प्रूव की थी 2x हो जाएगा। रीजन क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो बेटा अगर आप इसको, ये 2x है तो ये रूल यहाँ पे भी लागू होता है, ये x हो जाएगा। अच्छा बताओ ये दोनों x x हो गए कि नहीं, तो ये कौन से सेगमेंट में है, सेम सेगमेंट में है। पी क्यू का एक सेगमेंट ये है और एक ये वाला है, तो सेम सेगमेंट में आप जितने भी एंगल ड्रॉ करोगे सारे इक्वल हो जाएंगे। ये देखो जितने भी ड्रॉ करोगे सारे एंगल एक्स एक्स बन जाएंगे इस डायरेक्शन में यहाँ पर। और ऐसा नहीं, यहाँ पर भी अगर आप ड्रॉ करोगे एंगल्स को तो ये भी सेंटर पर बनने वाले सेम सेगमेंट की थ्योरी के थ्रू इक्वल हो जाएंगे। लेकिन जब एंगल इन सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल कहा जाए आपको, तो ये भी आपका उसी कॉन्सेप्ट पर है। अगर ये डायामीटर है और यहाँ पर आपने कोई एंगल ले लिया है, तो ध्यान से सुनना, अभी थ्योरम में सेकंड पॉइंट मैंने बताया था जब आपने ये लाइन ड्रॉ की थी पासिंग थ्रू द सेंटर, राइट। तो इसमें आपको अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो बताइए एक्सटीरियर एंगल कौन सा बनेगा, 3, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। ऐसे ही आपको मैंने बताया था ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो बताइए 4 + 5 किसके इक्वल आ जाएगा, 6। तो ट्वाइस एंगल 1 प्लस ट्वाइस एंगल 4 इज इक्वल टू 3 + 6। अब ये डायमीटर था तो ये 180 हो जाएगा। तो आप जब इन दोनों एंगल का सम करोगे और ट्वाइस से डिवाइड करोगे तो ये एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, 90 डिग्री का। इसलिए ये कहा जाता है कि एक सेमी सर्कल में जितने भी एंगल आप यहाँ ड्रॉ कर दो तो ये 90 का आएगा बेटा, ये चाहे इधर ड्रॉ कर दो तो ये देखो ये भी 90 का आएगा ये। लेकिन ये थ्योरम कितनी इंपॉर्टेंट है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। करेक्ट। सो सेम सेगमेंट में इस तरह देखिए, वो बने सेम सेगमेंट के एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, सेम सेगमेंट एंगल्स आर इक्वल, बट एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल होता है। ये बेटा आपके सिलेबस से जो स्टेटमेंट है ये हटा दिया इन लोगों ने इस साल, लेकिन मैंने बोला कि ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सारे बच्चे अभी सीखने कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। बस इतना याद रखिएगा, ऑल 4 पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल कह रहा हूँ मतलब सर्कमफियरेंस पर, ऐसा नहीं कि बाहर या अंदर कहीं हो। जब तक ये चारों पॉइंट सर्कल पर ना हो और चारों पॉइंट को ज्वाइन करके जो भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा दैट इज कॉल्ड द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बात समझे कि नहीं। अब उल्टा सोचिए इसका, इफ ऑल 4 पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब उल्टा सोचिए, ये कहता है if a line segment joining 2 points subtends equal angle at the center to other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lies on a circle, they are called concyclic. What does it mean? मैं बताता हूँ। एक कंडीशन और इसकी पढ़ेंगे आप कि अपोजिट एंगल का सम अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का क्या हो जाए 180 हो जाए तो बोल देना ये साइक्लिक है। देखो भले ही यहाँ सर्कल नहीं बना हुआ है, ये ध्यान से देखिएगा, और अपोजिट एंगल एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों का अगर मैं क्या कर दूं, सम कर दूं, और सम कितना आ जाए मेरा 180 आ जाए, तो आप बोल देना दिस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों? क्योंकि पॉइंट्स आर कॉनसाइक्लिक, पॉइंट्स आर कॉनसाइक्लिक। बट अपोजिट एंगल का सम P प्लस R का सम 180, U प्लस S का सम 180 हो जाए तो the sum of the either pair of opposite angle of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहने के लिए एक ये रीजन है आपके पास कि अपोजिट एंगल का सम 180 कह दो, ऑल 4 पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल मींस कौन साइक्लिक हो पॉइंट,
तो आप उसको साइक्लिक कह सकते हो। ये स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज जरूर दिमाग में रखिए कि 9th क्लास में हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था, और साइक्लिक कहने के लिए दो रीजन सर ने बताए थे कि इफ ऑल 4 पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, नंबर एक, इफ सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री, दैट इज कॉल्ड, ये देखिए द सम ऑफ, हाँ देखिए आ गया वही, ये हो गया थ्योरम में, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। इसका कन्वर्स भी दिमाग में याद रखिएगा, if the sum of a pair of opposite angle of a quadrilateral is 180 degree, the quadrilateral is cyclic. Understand? So you can see the truth of this statement by following a method similar to the method adopted for theorem 10.10. उसमें बड़े आसानी से आप देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये याद रखिएगा कि मैंने आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए दो ही रीजन बताए, सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री, तो दूसरा कन्वर्स वाला क्या बताया, यही तो था ना कि सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। और जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हो तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होना चाहिए। अब देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा ए बी इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल, सी डी आपकी कॉर्ड हो गई इक्वल टू द रेडियस है, ये देखो 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 देखो, ए बी आपका ये डायमीटर हो गया, सी डी आपकी ये कॉर्ड हो गई, ये इक्वल टू द रेडियस है, यानी रेडियस ओ डी और ओ सी के इक्वल हो गया, ये गिवन हो गया सब कुछ करेक्ट। और आपको प्रूव करके क्या बताना है, ए ई बी 60 डिग्री है। वेयर इज ए ई बी, ये यहाँ से यहाँ तक, यहीं से चलो बेटा। अगर ये साइक्लिक ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो सभी एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे, 60 के हो जाएंगे। सेंटर वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। गेट माई पॉइंट। ये अगर डायमीटर है, ध्यान से सुनना, ये ए बी अगर डायमीटर है तो आपका ए सी बी, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर ये 90 का हो गया तो बेटा ये भी लीनियर पेयर से 90 का हो जाएगा, ये वाला जहाँ पर मेरा मार्कर चल रहा है ये वाला 90 का हो जाएगा करेक्ट। अब आपको कौन सा एंगल लाना है बताओ, आपको लाना है ए ई बी, ये वाला लाना है, बताओ कितने आसानी से निकाल सकते हैं इसको आप। अगर ये 90 है तो दिमाग लगाओ जरा, एक एंगल ध्यान से देखते जाना, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इस वाले पार्ट को देखिए, ये 30 का होगा और ये 90 और 30 कितना हो गया 120, तो ये पार्ट कितने का बचेगा 60 का। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, बी ई सी, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये 60 अगर हो गया आपका तो यही तो बेटा वो एंगल है ए ई बी वाला, ये देखो मैंने तो इसको यहाँ देखा भी नहीं, अंडरस्टैंड। अब दूसरा देखिए 4, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आ गया, वही देखो ये 180 वाला मैटर आ गया, ये देखो ये 180 वाला। तो वो बोलता है ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगोनल, बिल्कुल सही है, डायगोनल बने हुए हैं। डी बी सी 55 है, ये देखो ये 55 है, यहीं पे आ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना देता हूँ मैं। बी ए सी 45 है, ये देखो बेटा बी ए सी ये वाला ये 45 है। पूछ क्या रहा है, ध्यान से देखो जरा इसमें, बी सी डी बताइए, वेयर इज बी सी डी, दिस वन इज बी सी डी। अरे देखो ये कॉर्ड ले लो बी सी, इस पर एक एंगल 45 है, इसी बी सी पर एक एंगल ये भी बना हुआ है, ये भी 45 हो जाएगा। रीजन क्या लिखूंगा, सेम सेगमेंट एंगल। कौन सा रीजन होगा ये, सेम सेगमेंट एंगल। याद करो वैसे एक ही कॉर्ड पर, देखो एक ही आर्क पर, आर्क बी सी है। मैं एक बात बता दूं आपको, सेम सेगमेंट की और पहचान क्या होती है। जैसे आप एंगल ए लिखोगे तो क्या लिखोगे, बी ए सी, ये देखो एंगल बी ए सी। जब ये एंगल लिखते हैं और सेम सेगमेंट वाला होता है तो आप कॉर्ड बी सी को ध्यान से देखिएगा, इसको इक्वल टू द बी डी सी, ये देखो बी डी सी, ये देखो ये देखो ये कहता है ये बी सी, अगर ये बी सी के इक्वल है तो समझ लेना ये सेम सेगमेंट है, अंडरस्टैंड करेक्ट। तो अब आपके लिए कौन सी प्रॉब्लम है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल बीडीसी में लगाओ, 45 और 55 का सम करो, कितना आया 100 और 180 में से माइनस कर दो, तो बताओ 100 माइनस हो जाएगा तो ये 80 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। देखो मैंने यहाँ देखो 80 डिग्री आ गया,
राइट। एंड दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 6। ये एक्चुअली में जो अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट है उससे निकाल करके बाहर रखा गया है। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा, और अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं अगले वीडियो में ये सारे एग्जाम्पल लूँगा और आगे। थैंक यू वेरी मच। और इस चैप्टर में बस 5 सेकेंड और लूँगा। पहला पॉइंट क्या दिमाग में रखना, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, और इसकी कन्वर्स को भी याद रखना। तीसरा क्या याद रखना है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट। फोर्थ वाला क्या याद रखना है आपको, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या याद रखना है, इसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। थैंक यू वेरी मच। खुश रहो, मस्त रहो, और अगर आपने इसमें से कोई एक कॉन्सेप्ट भी सीखा हो अच्छी तरह से तो सबको सिखाओ और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।